हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और जैसे कि चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, आज उसी की कंटिन्यूशन में वीडियो बन रही है। और अभी तक हमने जो चैप्टर देख रहे हैं हम, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ कि जो आपकी लास्ट वीडियो गई थी वो आपकी फ्राइडे को गई थी, तो जो ये वीडियो आपकी बन रही है ये मंडे को है, ठीक है। और ये वीडियो मंडे को बन रही है, इसके साथ साथ शायद ये हो सकता है कि ये दोनों वीडियोस मंडे और ट्यूसडे वाली एक साथ जाएं। चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, कनेक्शंस यहाँ पे थोड़े से ऊपर नीचे चल रहे हैं, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐसे ही कन्वे कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो बन रही है ये आपको मंडे को दिख रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आज जो डेट है वो है फर्स्ट, जब ये वीडियो बन रही है मंडे को, ये 1 सितंबर है 2025, ठीक है। उसके बाद हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या देखा, एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ जिससे कि आप इस फ्लो में कंसिस्टेंट रहे और आपको पता चल जाए कि हम वीडियो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमने इसमें क्या देखा था? सबसे पहले बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की हमने एक डेफिनेशंस देखी थी, रिएक्शन की और इक्वेशन की डेफिनेशंस देखी थी। दूसरा हमने क्या करा था, इसमें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या देखा था? तीसरी हमने बात क्या करी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हमने कहा था बैलेंस वाली बात। हाँ, बैलेंस से याद आया, जो मैं क्वेश्चंस हर वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ उनको करना ज़रूरी है। अगर आप उनको करेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम में बैलेंस के इक्वेशंस के क्वेश्चंस बनेंगे वो थोड़े आपके लिए इजी भी हो जाएंगे और आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। बैलेंस देखी, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन देखे, फिर हमने कंबशन रिएक्शन देखी, कॉम्बिनेशन देखी और उसके नेक्स्ट डे हमने डिकम्पोजिशन देखी। बी लिख रहा हूँ मैं इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी। ये चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? अब हम इसके ही आगे का कंटिन्यूशन कर रहे हैं कि अब हम क्या समझने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि अब आती है हमारे पास एक रिएक्शन जिसको समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसका मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टेड है। मतलब कि अगर दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो जो चीज़ है वो किससे पहले कनेक्ट होगी और कितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करा रहा है अपने साथ, कौन जुड़ा रहा है, कौन कनेक्ट करा रहा है उस कंपाउंड को या एलिमेंट को अपने साथ। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या, मैं उसको लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। उससे ये वाला जो हम बात करने वाले हैं, जिसके हम बात करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो हम बात करने वाले हैं, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि वो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अभी याद रखना, ये हालांकि इसके नीचे भी होती है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सल्फर, लेड। तो यहाँ तक याद रखना, ये आगे तक आपके हमेशा रहेगी, ये बनी रहेगी। इनको आपको ध्यान रखना है, क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। इसके साथ अगर आप ये पकड़ पा रहे हैं, अब यहाँ पर मैं जो समझाने वाला हूँ उसको देखना कि फॉर एग्जांपल रिएक्टिविटी सीरीज और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, इनको हम साथ में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसको कन्वे करते हुए हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है इसकी। इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कब? द प्रोसेस इन विच वन
reactive element takes place of another less reactive element place in a process or in a reaction, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात क्या जाती है कि वन एलिमेंट द प्रोसेस, वो प्रोसेस इन विच वन एलिमेंट, द प्रोसेस इन विच वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है इनमें से कोई भी हो सकता है, टेक्स प्लेस, क्या करें, जगह ले ले, टेक्स प्लेस another less reactive element, another less reactive elements place। ये बात समझ आई आपको कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो जगह ले ले दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट की प्लेस ले ले, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, या वन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट भी लिख सकते हैं, वन की जगह यहाँ पे क्या लिख दो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स प्लेस इन द रिएक्शन। मतलब अगर मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, और उस रिएक्शन में हम उसको रिएक्ट करा दें सोडियम के साथ, तो जो मैग्नीशियम के साथ होगा पहले वो अब किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज हो रही होती है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होती है, ठीक है। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन बात का ध्यान रखना। ये बात समझ आ गई। इंक्रीज जाएगी ऊपर की तरफ, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है, और कम नीचे की तरफ होंगे। ये पॉइंट समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का हमने बेसिक समझ लिया, अब हम इसकी कुछ इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें हम कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं। डिस्प्लेस कर रही हैं चीज़ें, क्या कर रही है, टूट रही हैं चीज़ें, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें चीज़ें कैसे बनती है, इनकी इक्वेशंस क्या है, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या बन रही है, उसको देखना कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारे पास, Cu उसमें भी था, CuSO4 एक्वस है, ठीक है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। ये रिएक्ट करेगा जिंक से, किससे रिएक्ट करा इसने, जिंक से रिएक्ट कर रहा है, तो सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अब हमें पता है कि Cu कम रिएक्टिव है जिंक से, तो ये रिप्लेस हो जाएंगी अपनी जगह, ये चीज़ें क्या कर देंगी, रिप्लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ZnSO4 क्या होगा, ZnSO4 एक्वस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्वस, ZnSO4 एक्वस, और ये Cu क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये बात समझ आई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कलर्स बता देता हूँ। जैसे ये ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जिंक है तो जिंक तो सिल्वर कलर का होगा, इसमें इतने जानने वाली बात नहीं। और ये कलरलेस होता है, ठीक है, क्या होता है, कलरलेस। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और जो Cu होता है जब वो रिएक्ट करके जाएगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। तो ये पहली रिएक्शन थी इसकी, इतनी बात समझ, ठीक है, कि कैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या बोल रही है, दूसरी रिएक्शन बोल रही है कि अगर CuSO4 है, सेम ये CuSO4 है, हमें पता है भैया एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, कलर क्या होगा इसका, ब्लू कलर होगा। क्या कलर होगा, ब्लू कलर होगा। एक ही चीज़ को ले रहे हैं जिससे कि हम समझ पाए। अब अगर मैंने इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा, मैग्नीशियम भी इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन Cu, ठीक है। कैल्शियम और कॉपर अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम। तो यहाँ पर इसका कलर भी सिल्वर होगा, डजंट कैन मैटर। ये भी क्या चेंज कर देगा, इसको MgSO4 में चेंज कर देगा, MgSO4 में चेंज कर देगा। ये क्या होगा, एक्वस होगा, हाँ जी एक्वस होगा, ठीक है। MgSO4 एक्वस होगा और फिर Cu प्लस Cu क्या है, सॉलिड है। ये बात समझ आई, क्लियर। अब एक और रिएक्शन देखते हैं इसके बाद। तीसरी रिएक्शन क्या बोली, ये सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जहाँ से कि आपको समझ आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रही है। यहाँ पर मैंने कॉपर की मदद से समझाया कि जिंक हाईली रिएक्टिव है, यहाँ पर फिर मैंने मैग्नीशियम की मदद से सिखाया कि
जिंक उससे लेस रिएक्टिव है, सॉरी मतलब कॉपर से लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा, तो मैग्नीशियम उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे CuSO4 के साथ एक्वा सॉल्यूशन जो था जिसका कलर ब्लू था, रट जाना चाहिए कि नींद में भी ये ब्लू कलर है भाई। इसके बाद अगर मैं आयरन रिएक्ट करा दूँ Fe, तो क्या हो जाएगा, Fe मतलब सॉलिड कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर जब मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ Fe को रिएक्ट करूँगा तो FeSO4 बनाता है। हमने पहले शायद पढ़ा है FeSO4 का कलर क्या होता है, FeSO4 का कलर होता है ग्रीनिश होता है थोड़ा, क्या होता है, ग्रीनिश होता है FeSO4। जो FeSO4 है और कॉपर क्या होता है, रेड और ब्राउन। कॉपर Cu क्या होता है, रेड या फिर ब्राउन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये जो अभी हम समझ रहे हैं ना, इसमें रिएक्शंस और डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, और इनके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ये कैसे बन रही है। अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई कि हमने FeSO4 कॉपर को रिएक्ट करा है, सॉलिड फॉर्म में होता है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर तो हमने CuSO4 लेके चले हम तीनों रिएक्शंस में। अगर हम CuSO4 ना लें तो क्या होगा, मतलब हम नहीं ले रहे, कोई और रिएक्शन में हम CuSO4 के अलावा कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, CuSO4 के CuCl2 ले लूँ, क्या ले लूँ, CuCl2 ले लो, तो क्या होगा, अगर मैं CuCl2 लूँगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। पहले तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, CuCl2 कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का होगा CuCl2। अब जब मैं इसको रिएक्ट करूँगा तो पहली बात तो एक्वस हो गए, यहाँ पर बात समझा कि क्या होगा, एक्वस होगा प्लस मैंने इसको क्या कराया, रिएक्ट कराया। तो अब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे को Cu से हाईली रिएक्टिव देखना पड़ेगा। तो Cu से हाईली एक्टिव तो Pb भी है, Pb भी हाईली रिएक्टिव है। तो जब Pb को मैं रिएक्ट करूंगा तो Pb किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे कि हम बात करें तो ये जब रिएक्ट करेगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, Pb बनेगा, और यहाँ पर क्या Cu रिप्लेस हुआ तो क्या बनेगा, PbCl2। ये सब क्या फॉर्म में बन रहे, PbCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या बना, Cu था तो Cu वहाँ पर चला गया। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर से आपको इन सारी रिएक्शंस को बताने का बस इतना सा पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि आप समझ पाए कि जब भी कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसी चीज़ के साथ कंबाइन होता है और हाई रिएक्टिव एलिमेंट के हम उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट उस चीज़ को अपने साथ कंबाइन कर लेगा, एलिमेंट या कंपाउंड को, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो छूट जाएगा, वो छोड़ देगा उसको। ये बात समझनी है। और एक इसकी लास्ट रिएक्शन आप देखें, फिफ्थ रिएक्शन क्या बोल रही है इसकी, मान के चलिए कि आपके पास वही क्या बोलते हैं HCl है, ठीक है, HCl है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भैया फिर आयरन Fe, HCl और आयरन, ये तो पता ही है बात है। अब जब मैं इसको रिएक्ट करूँगा तो क्या बनेगा, FeCl, सीधा सीधा दिख रहा है FeCl। तो जो FeCl2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 हो गया। अब H2 भी होता तो सब जगह H2, FeCl, फेरस ऑक्साइड कर देता ना, फेरस ऑक्साइड Fe, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगी, या FeO होगा, यहाँ पर है हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी सारी रिएक्शंस थी, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कैसे चीज़ें रिप्लेस होती हैं लेस रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव की तरफ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐसी ही जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसी पॉइंट पर हम दूसरा जो देखते हैं इसी से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि दोनों तरफ डिस्प्लेस हो रही हैं चीज़ें। और जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम आयनाइजेशंस की बात कर रहे होते हैं कि कौन हाईली आयनाइज्ड है उसकी तरफ वो चीज़ें चली जाएंगी। हालांकि ये हो सकता है कि इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा मिसमैच लगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक टॉपिक के साथ ही चलूँ, मैं ज़्यादा इसमें इनटू ना जाऊँ जो कि हमें आगे चैप्टर्स में बताया जा रहा हो। तो मैं ऑन पॉइंट टॉपिक के साथ ही चल रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को अभी कोशिश कर रहा हूँ डिस्कस ना करूँ कि जिससे कि ये चैप्टर तो पीछे रह जाए, वो टॉपिक्स हम ज़्यादा कवर कर ले। तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर पे बने हुए हैं, ठीक है। हालांकि अगर मैं इसको समझाने पे आता तो फिर मैं आपको वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब भी समझा सकता था कि भैया एट द एंड वो इसलिए रिएक्ट हो रहा है, लेकिन उसको हम आगे समझेंगे। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि ये हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ जा रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। ईजी रखना है चीज़ों। अब हम दूसरी जो बात कर रहे हैं उसका मतलब नाम क्या है, डबल। नाम सारा सेम है, आगे मैंने क्या लगा दिया, डबल। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल देता हूँ,
क्या बोलता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलता है। क्यों बोलूँगा, क्योंकि इसमें जब हम रिएक्शन करा रहे होंगे तो एक मेरे पास प्रेसिपिटेट बनेगा, और जब मेरे पास एक प्रेसिपिटेट बनेगा तो यानी कि नीचे सॉलिड लिक्विड दोनों बनेंगे और वो नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि चीज़ों में हमें प्रेसिपिटेट भी मिलेगा। तो इसकी रिएक्शंस देखते हैं। पहले तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन से पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी, क्या लिखी है आपकी बुक में कि टू कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच वो प्रोसेस द प्रोसेस इन विच टू कंपाउंड the process in which two compound react with exchange of ions, react with exchange of ion to form exchange of ions to form react with exchange of ion to form क्या बनाएगा, two new compounds to form two new compounds, two new compounds। ये बात समझ आई, जिसमें कि दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आयंस को और नए दो कंपाउंड बना देते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये बात समझ आई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैं आपको दो रिएक्शंस बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना, और इस टॉपिक को मैं यहीं पर होल्ड ऑन कर दूंगा। उसके बाद जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और रिडॉक्स है उसको मैं आपको एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि वो दोनों भी कनेक्ट होंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आपके लिए कनेक्ट थी तो मैंने दोनों को एक साथ समझा दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझेंगे, फिर उसके हम ये देखेंगे कि इनको कहीं हम यूज़ करते हैं क्या प्रैक्टिकल डेली लाइफ में, उनको हम डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर उस पॉइंट पे आके आपका ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जैसे मैंने बोला था कि मैं शॉर्ट्स भी डालूँगा, लेकिन वो चीज़ किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो इस वीक से शायद वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, या मैं बीच में ही किसी ना किसी दिन उन चीज़ों को कवर अप कर दूं। बट इसके साथ साथ आप जो ये लॉन्ग कंटेंट आ रहा है इसको ज़रूरी है इम्पॉर्टेंटली देखना। वो शॉर्ट इसलिए मैं अगर डालूंगा अभी, तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये रहेगा कि आप रैंडमली अगर देख रहे हैं चीज़ों को तो आप एकदम वो 30 मिनट की वीडियो को आप 2 या 1 मिनट में समझ पाएँ कि क्या इसका एसेंस क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ समझनी है आपको। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, कि इसके एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस की बात करूँ, तो सबसे पहले हमें एक बात तो पता चल गई कि भैया प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया, यानी कि प्रेसिपिटेट तो बनने वाला है। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है और वहाँ पर दो कंपाउंड पहले से हैं, तो हमें ये चीज़ क्लियर लेके चलनी है कि भैया ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना। तो पहली रिएक्शन जो मेरे पास आ रही है वो क्या है, AgNO3। क्या है, AgNO3। AgNO3 क्या, एक्वस है, एक्वस है प्लस। ये कब रिएक्ट करेगा, AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, वो भी एक्वस है, NaCl, ये भी क्या, एक्वस है। अब देखना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि उसको वहाँ पर से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो एक्सचेंज कर लेगा आयंस को। तो कैसे एक्सचेंज करेगा, AgCl बन जाएगा। क्या बनेगा, AgCl बनाया उसने। अब जो AgCl बनाया कैसा होगा, सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा। कलर क्या होगा इसका, वाइट। और इसके साथ क्या बनेगा आपका, NO3 यहाँ से बचा, वहाँ पे से Na बचा, तो NaNO3 एक्वस, NaNO3 ये क्या है मेरे पास, एक्वस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखी कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो यहाँ नीचे से आके सेटल डाउन हो गए, तो यानी कि क्या है, प्रेसिपिटेट भी यही है। ये भाई हमारा प्रेसिपिटेट बन गया, यहाँ पर आके प्रेसिपिटेट है ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे एक और रिएक्शन इसका देख लेते हैं, जिससे कि आप और ज़्यादा क्लियर हो जाए इन चीज़ों में। जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास जहाँ पे हम बात बोल रहे हैं कि BaCl2, क्या बोल रहे हैं, BaCl2 है हमारे पास। आप इसको मैंने एक्वस बोला कि भैया तो एक्वस है, प्लस इसके साथ मैंने क्या रिएक्ट करा, मैंने क्या रिएक्ट करा, Na2SO4, क्या करा, Na2SO4 को रिएक्ट कर दिया। ये किस फॉर्म में, ये भी एक्वस ही होगा, दिमाग नहीं लगाना, साफ दिख रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा, दोनों के दोनों
एक्वस होते हैं, फिर उसके बाद एक सॉलिड हो जाता है, एक लिक्विड ही रहता है। तो जो सॉलिड हो गया प्रेसिपिटेट बन गया, जैसे BaSO4 क्या बना, BaSO4 क्या होगा, सॉलिड होगा भैया, ठीक है। कलर क्या होगा इसका, कलर ध्यान रखना, कलर इसका वाइट ही होगा। क्या कलर होगा इसका, वाइट कलर का ये होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी, ये भी प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पर, और ये भी आपका क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो यहाँ पर BaSO4 हो गया, BaSO4 वहाँ पे से हो गया, फिर यहाँ पे से क्या NaCl, वही वाली बात, 2NaCl बोल दिया उसको हमने, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कर दिया हम 2NaCl, ये क्या हो गया, एक्वस हो गया। ये बात समझ आई। यहाँ पर हमने दो रिएक्शंस देखी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उनके एग्जांपल्स देखे, उनकी डेफिनेशंस देखी, इतना ही इसमें था। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से जाएं, चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू, थोड़ा सा बेसिक लेवल पे थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि जो समझाने वाली चीज़ें थे वो हो गई। और जहाँ तक बात है कि वीडियो में बने रहना वो इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैं आपको क्वेश्चन डेली बेसिस पे दे रहा हूँ जब तक ये चैप्टर चलेगा बैलेंस का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमने पहले क्वेश्चन दे रखा होता है उसका हम सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखूँगा और उसके बाद आप उस आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने सही से लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन आपको और दूंगा। तो मैंने कल क्वेश्चन आपको जो दिया था NaHCO3 NaOH वाला दिया था शायद, तो उसका जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको भी करेंगे। तो जो सॉल्यूशन था पहले वाले क्वेश्चन का वो मैं लिख रहा हूँ। वो सॉल्यूशन था आपका कि 2Na क्या था, ये थोड़ा स्केच चल नहीं रहा है आज, 2Na, ठीक है, 2Na, उसके बाद H2O क्या था, H2O, जो है H2O है ये भी किस में 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें गई रिएक्ट होंगी, और जब ये रिएक्ट होंगी तो क्या बनेगा, 2NaOH, क्या बनेगा, 2NaOH बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 2NaOH बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, H2। तो ये तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब एक नया क्वेश्चन जो हमें देना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आप इन क्वेश्चंस को ना प्रॉपरली सॉल्व करें, और इसका सॉल्यूशन की जगह इसका आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप इसमें कम से कम सॉल्यूशन करना तो सीखें। आंसर तो मैं बता ही दूंगा सही है कि गलत है, अगर अभी भी सही नहीं हो रहा है आंसर आपको पता, फिर ट्राई करो कहाँ पर गलत हो रहा है। तो चीज़ें यूज टू करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी समझ आएंगी। और स्टार्टिंग में मैंने इसको आपको एक सॉल्यूशन बता ही रखा है कि करते कैसे इनको, तो उससे आप इसको बार बार सीख सकते हैं देख देख के, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसका आपको दे रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, वो है कि ये लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं और ये बड़ा बेसिक सा रहेगा, ये शायद आप इजीली कर भी पाए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि ये तुमने सुना भी होगा, शायद ये मैंने बनवाया था, हाँ इसी को देते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्या पड़ता है। कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके बन गया MgO, क्या बन गया, MgO बन गया। इसको सॉल्व करके लाना। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं बेटा, कोशिश करना कि चीज़ों को कंसिस्टेंट रखो और अपनी बुक के साथ फॉलो करते रहो। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो अब मतलब वही जैसे मैंने कहा कि मंडे से फ्राइडे तक वीडियोज़ रहती है, और मैं ये चीज़ भी बहुत जल्दी या शायद अभी से ही हो जाए कि हम अपनी शॉर्ट्स वीडियो जो हम पूरा मंडे से फ्राइडे तक करते हैं उनको हम शॉर्टली भी मतलब छोटे छोटे कंटेंट में आप तक प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपको थोड़ा कम समय लगे। उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो चल रही हैं चीज़ें, उनको भी हेल्प मिले इससे कि हाँ ठीक है मेरे को कुछ समझना था, मैंने ये चीज़ देख ली, ठीक है। तो इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं और बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़ और चीज़ों को अच्छे से फॉलोअप करो, ठीक है। थैंक यू।